वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। वफाकी हुकूमत को इस वक्त कई महाज पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन चुके हैं। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला बनते ही बानी से मुलाकात होने तक हुकूमत के साथ किसी भी अहम इजलास में बैठने से इनकार कर दिया है। हुकूमत को एक और चैलेंज मौलाना फजलुर रहमान का दरपेश है। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी और हुकूमत के माबैन भी इख्तलाफात हल नहीं हो सके हैं कम्प्लीटली। पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हुकूमत के वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त भी दे दिया है। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद क्या दोनों जानिब तलखियाँ ख़त्म होंगी या नहीं, इसके बारे में अभी आप कोई क्लियर बात नहीं कर सकते। CAC इजलास में सदर आसिफ जरदारी ने पंजाब में PPP और मुस्लिम लीग नून के माबैन इख्तलाफात का मामला मुतल्लिका हलकों के साथ उठाने पर इत्तफाक किया। इजलास के दौरान शुरका की अक्सरियत ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। कई सूबाई और मरकज़ी रहनुमाओं ने नून लीग की मनफी सियासत के पेश नज़र अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की बात भी की। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहीद रहमान ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हुकूमत को 1 माह का वक्त देंगे। लेट्स वॉच हर। मीटिंग सदर मुमलिकत के पास हुई। प्राइम मिनिस्टर और उनका काबीना हमारे साथ थे और जिसमें हमारी जो भी इस वक्त डिफरेंसेस थी हमने उन पर बात की, अपने कंसर्न्स रेज किए। हमारी कोई ऐसी मुतालबात है नहीं, हमने कोई मराद नहीं मांगी है, ना काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। तो जो मसले मसाइल हैं, जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को जरूर टाइम देंगे और 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पार्टी की CEC होगी, हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह प्रॉमिसेस सामने उनकी क्या क्या डिटेल सामने आई है और कितने उन्होंने फुलफिल किए हैं, कितने वादे पूरे किए हैं और फिर हम अपना लायामत भी तय करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज असेंबली इजलास में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बानी से मुलाकात के बाद जब मुलाकात होगी उसके बाद ही हम वज़ारत दाखिला के साथ बैठेंगे। बानी से मुलाकात ना हुई तो आइंदा के लाए अमल का ऐलान कर दूंगा। वज़ारत आला के लिए नाम आने पर मेरे खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। लेट्स वॉच सुहेल आफरीदी। गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के 1 दिन का इक़्तिदार बेहतर है। इंशाल्लाह जितना भी इक़्तिदार रहेगा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए रहेगा। जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया के साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, चूंकि हुकूमत कैबिनेट होती है और मेरी कैबिनेट इसी वजह से पेंडिंग है कि मुझे अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए जितनी भी कानूनी रास्ते थे मैंने अपनाए हैं। मैंने पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की है। जितने भी कानूनी तरीकेकार हैं वो मैं आजमा रहा हूँ। अगर फर्ज करें फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हमारे कारकुनों का इंतजार कर रहा है। लेट्स वॉच हिम। इस्लामाबाद मंजिलगाह का इंतजार कर रहा है, वो आपके कदमों का इंतजार कर रहा है, वो आपकी फतह का इंतजार कर रहा है और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद इन जाबिरों का नहीं होगा, इस्लामाबाद इन कारकुनों का होगा, इनके इक़्तिदार का होगा। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट घर की लौंडी है, अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, तुम जानो और तुम्हारे ऐवान जाने। अय्याशियां करते रहो, हम तुम्हारे इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखें। Former Governor Sindh Mohammad Zubair and former Federal Minister Fawad Chaudhry साहब, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you Zubair साहब। लेट्स से इस वक्त PMLN देख रही होगी, दोनों उनके एलाइज हैं, पहले मौलाना एलाई रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी अब भी एलाई है। किस तरीके से देख रहे होंगे इन स्टेटमेंट्स को? उन्हें लग रहा है कि ये सियासी बयान है या दे विल बी सीरियसली लुकिंग एट दैम? एक तो फरिया, मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक प्रोटेस्ट से करता हूँ। ये बानी का लफ्ज़ जो है ना, मुझे इतना ज़्यादा रिपल्सिव लगता है। एक तो वैसे नवाज शरीफ भी बानी है PMLN,
तो हम अगर इतने खौफ की फ़ज़ा में है तो फिर टॉक शोज़ करने की ज़रूरत क्या है कि जी ये नहीं बोल सकते और ये नहीं बोल सकते और नाम भी नहीं ले सकते, शक्ल तो दिखा ही नहीं सकते हैं, फिक्र तो दिखा ही नहीं सकते हैं। So I think अभी हमने 2 दफ़ा बानी का, आपने 2 दफ़ा बानी रिपीट किया, वो एक जनरल नॉर्म बन गया है, फॉर्मल बन गया क्योंकि बना दिया गया ना, डर खौफ की ऐसी फिजा हमने कायम कर दी है, हमसे मेरे मतलब है पूरे पाकिस्तान के लिए, और उससे शो होता है कि कितनी यहाँ जमहूरियत है, कितनी यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कितना डर और खौफ का माहौल है। एनीवेज कमिंग बैक टू PMLN की सियासत के हवाले से आपने सवाल पूछा था, मैं थोड़ा जी सॉरी सवाल आई कैन सी यू आर रियली रिपल्स। लेट्स कम टू PMLN। इस वक्त PMLN गवर्नमेंट है और वो देख रही है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी 1 महीने की डेडलाइन दे रही है, एक तरफ मौलाना कह रहे हैं इस्लामाबाद मेरा इंतजार कर रहा है, कैसे देख रहे हैं वो इस डेवलपमेंट को? देखें, आई एम श्योर कि PMLN इसको कोई अच्छा नहीं सोच रही होगी और ये कंसर्न होगी कि PPP या मौलाना के हवाले से, लेकिन उनको कोई इस किस्म का डर नहीं है कि जी ये दोनों कहीं इधर उधर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल भी डर नहीं है। पीपल्स पार्टी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग, और वो जो कहते हैं ना कि ये चलना है, ये निज़ाम चलना है, उसका हिस्सा है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी इज़ अ बेनिफिशरी ऑफ दिस होल निज़ाम, और वो कभी भी वो वाला एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेगी जिससे हाउस में मेजॉरिटी लूज़ करने का या कानून साजी करने का मसला पैदा हो सकता है PMLN के लिए। आई थिंक थोड़ी सी डांट इधर उधर से पड़ेगी तो सब लाइन पर आ जाएंगे। हाँ, उनको अपनी सियासत करनी है और जेन्युइन सियासत करनी है, उसके लिए उनको आवाज़ भी उठानी, ख़ासतौर पर जो उनका PPP का पंजाब में जो उनके लोग हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी सियासत करनी है, उन्होंने मरीम नवाज़ के हवाले से तनकीद भी करनी है और वो फ्यूचर में भी करेंगे। जहाँ तक JUIF का, मैं तो पता नहीं फवाद चौधरी के शायद पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, देखिए ना, वो कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं और इस्लामाबाद मार्च करेंगे। भाई पार्लियामेंट की हैसियत 8 फरवरी 9 फरवरी को क्या हैसियत थी? कोई हैसियत नहीं थी। प्रोटेस्ट करना था तो उस वक्त बनता था प्रोटेस्ट करना, और आप वो अभी थोड़े दिन पहले तक मौलाना साहब अपने भाई के थ्रू सबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे सारा प्रोसेस KP में। सुहेल अफरीदी को इलेक्शन लड़ने वहाँ तक पहुँच गए, कोर्ट तक पहुँच गए। इस इंतज़ार में शायद कि थोड़ा वक्त मिलेगा तो शायद उनको वो इंडिपेंडेंट MPs PTI के तोड़ के डिलीवर कोई कर देगा, और वो जब नहीं हो सका तो जाहिर है उनकी नाराज़गी भी होगी और उनके लिए अब रेलेवेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। बट अभी थोड़े अरसे पहले उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से, मेरे तो ख्याल है कि बहुत ही पीपल्स पार्टी और PMLN ने भी वही किया था, बट चूँकि मौलाना अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो उनको वो जो पूरा निज़ाम का जो तरीक़ेकार था 26 अमेंडमेंट पे जिस तरह से सपोर्ट की गई, वो वक्त था जब पाकिस्तान के बका का था, पाकिस्तान के अवाम को अगर बचाना था तो उस वक्त 26 अमेंडमेंट में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। 2024 के इलेक्शंस को उस वक्त कॉल आउट करना चाहिए था उस तरह से जिस तरह से कि जी हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं होंगे, इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। पार्लियामेंट की तो 9 फरवरी 2024 को भी कोई हैसियत नहीं थी। फॉर्म 47 से भर के आपने असेंबली में भेज दिया विदाउट एनी मैंडेट। तो अभी एकदम से क्या हुआ है? मौलाना हैज़ टू एक्सप्लेन। आई थिंक एटलीस्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड अबाउट इट। राइट, सो इट्स अ बिट टू लेट। जुबैर साहब कहते हैं, फवाद चौधरी साहब आप बार बार ये कहते रहे हैं कि PTI की लीडरशिप इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो अपनी लीडरशिप को आज़ाद कराए जेल से। आप ये भी तनकीद भी करते रहे, राइटली सो। अभी जो नए वज़ीर आला आए हैं और वो कह भी रहे हैं कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी, मैं तसादम नहीं चाहता, लेकिन जब तक मुलाकात नहीं होगी मैं नहीं आगे बढ़ूँगा, मैं अपनी कैबिनेट भी नहीं बनाऊँगा जब तक मेरी बात नहीं हो जाती। विल दिस मेक अ डिफरेंस जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनसे? देखिए, मुलाकात तो देखिए उनकी नहीं होनी है और ना ही उनको जो है वो एक्सेस खान साहब तक जो है वो उस तरह से उनका होना है। अली अमीन गंडारपुर साहब को हटाने की जो बुनियादी वजह थी वो भी ये थी कि जो तवक्को थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ दिलवा सकेंगे इमरान खान को, पार्टी को, वो नहीं दिलवा सके। और रिलीफ दिलवाने के ज़रा 2 तरीके हैं, या तो आप एंगेजमेंट से रिलीफ दिलवा लें, और एंगेजमेंट नहीं होती तो फिर आपको चैलेंज खड़ा करें ताकि हुकूमत जो है वो मजबूर हो आपसे बातचीत करने के लिए।
फिलहाल ये दोनों मामलात अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके। अब जो सुहेल आफरीदी है उनका चैलेंज यही होगा कि वो क्या चैलेंज खड़ा करें कि हुकूमत उनसे बातचीत करे। फिलहाल तो देखिए हुकूमत में जो हुक्मरान हैं उनमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान से बात करने में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कोई नॉर्मल करने में। वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली किस्म का बिहेवियर है। वो समझते हैं कि हमने डंडे से जो है वो पाकिस्तान को भी काबू किया है, इंडिया को भी हमने हरा लिया है, अफगानिस्तान भी ठीक कर दिया है, अमेरिका भी हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया भी साथ है, तो हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में अपनी इंटरनल स्ट्रेटजी तब्दील करने की। तो इसलिए अब सुहेल आफरीदी को देखना ये है कि वो क्या डिफरेंट कर पाएंगे अली अमीन गंडापुर से। एपरेंटली तो कोई ऐसी उनके पास कोई मैजिक वैंड नहीं है कि वो उसको चलाएं और उनके मसले हल हो जाएं। जिस तरह से अभी आपने शुरू में देखा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तो खैर मैं नहीं कहना चाहता, शहबाज शरीफ साहब ने उनको कॉल की और कहा कि उन्होंने उनको कहा कि मुझे मिलवा दें। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहना चाहते? प्राइम मिनिस्टर की इतनी तारीफें हो रही हैं इंटरनेशनल इस वक्त। तो जाहिर है वो तो देखे ना, एक जिस तरह से जुबैर साहब ने बताया है कि एक अनइलेक्टेड 17 सीटों के ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं पाकिस्तान के। वो तो जो है हालत है, हमें उनके साथ ही जिंदा रहना है, जो हालात हैं उनके साथ ही जिंदा रहना है। बट लेकिन कम अज़ कम बंदा अपने आप को मॉरली तो एक साइड के ऊपर रखे ना। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब इज़ नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। आई मीन इट डजंट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन टू दैट। अभी इशू ये है सिंपल के जो सुहेल आफरीदी को बनाया गया है, देखना ये है कि वो डिफरेंट क्या करेंगे, वो चैलेंज कितनी देर में खड़ा कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। अभी तक तो जाहिर है कि बहुत जल्दी है, अभी मेरा ख्याल है कि उन्हें वक्त देना चाहिए। क्विक क्वेश्चन है कि अगर वो वही स्ट्रेटजी रखेंगे कि एक लश्कर लेके वो आ जाएंगे इस्लामाबाद पर, विल दिस वर्क? अपेरेंटली तो ये काम पहले नहीं हो सका। अब देखिए मैं तो स्ट्रेटजी मेरी तो जाहिर है कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई है तो मैंने तो उनको कहा है कि हमें अभी आपको ना इस्टेब्लिशमेंट से बार बार बात करने की कहने की ज़रूरत है, ना आपको हुकूमत से बार बार बात करने की कहने की ज़रूरत है। आपको फ़िलहाल अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और एक ग्रैंड अलाइंस बनाने की ज़रूरत है। सो वो खान साहब ने वो बनाया नहीं है। सो अब देखें, अभी जुबैर साहब मौलाना फजल रहमान साहब की बातें कर रहे थे। देखिए मौलाना फजल रहमान कोई जस्ट एन ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन, वो कोई ऐसे कोई मार्टिन लूथर किंग तो है नहीं कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड ले लेंगे और उसके ऊपर करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, उसके साथ ही चलना होता है। सो अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप देखिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। आपने देख ही लिया कल शेख वकास ने जो बयान दिया। आई मीन कोई बेवकूफ़ तरीन बंदा भी ये बयान किसी पार्टी में तो नहीं दे सकता कि सऊदी अरेबिया को बता रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए और हमें बड़े एतराज़ हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी पे। कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का ब्लंडर जो है वो नहीं करेगी जो इन्होंने किया, पहले भी इन्होंने किया। अब सऊदी अरेबिया है, अमेरिका है, चाइना है, ये रियलिटी है पाकिस्तान की। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो अपेरेंटली नहीं है और उस स्ट्रेटजी के ना होते हुए क्या आप खाली लोग जमा करके चैलेंज दे पाएंगे? पहले ये कामयाब नहीं हुआ, मेरे ख्याल में आगे भी कामयाब नहीं होगा। बट देन इट्स पीटीआई का अपना लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ना ही समझे, यही लगा है मुझे आपकी सारी स्टेटमेंट से। बट विल टेक अ ब्रेक। उसके बाद वफाकी हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फैसला करने पर गौर करने जा रही है। विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि TLP ने जब भी कोई एहतजाज किया तो वो पुरतशद्दुद ही रहा है। इस जमात पर पाबंदी का फैसला अब वफाकी काबीना ने करना है। लेट्स वॉच दैट। किसी भी जमात के ऊपर, वो सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। लेकिन बदकिस्मती से इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम दिया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है। तो इसलिए जहाँ तक पाबंदी का तल्लुक है उसके लिए तो प्राइमा फेसी
एविडेंस जो है वो मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है कि अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत भी जारी है। आज वकील अकरम शेख ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। वकील के बेंच पर इतराज़ात के जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किरदार निभा रहे हैं। चीफ जस्टिस जब भी ऑर्डर करेंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। केस की समाअत में बहुत इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जो उसका अहवाल है इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आई कम टू यू ज़ुबैर साहब, पहले भी पाबंदी लगी थी TLP के ऊपर, पुरतशद्दुद रिकॉर्ड रहा राना सनाउल्लाह साहब से, यू विल हैव टू एग्री विद दैट। इसका सलूशन यही है कि पाबंदी लगा दी जाए? मेरे से पूछ रही हैं? जी ज़ुबैर साहब। देखिए, मैं TLP की सियासत या उस किस्म की जितनी भी तंजीमें रही हैं उसकी सियासत की मैं भरपूर मुखालफत करता रहूँ, और मैं समझता हूँ ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस पाकिस्तान को आगे जाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप मज़हब को यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स को आगे लेके जाने के लिए तो वो उससे नफ़रतें क्रिएट होती हैं, और उस नफ़रतों की वजह से लोग डर और खौफ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप रिलीजन को जब यूज़ करेंगे तो दूसरा जो उससे एग्री नहीं करता वो डरेगा क्रिटिसाइज़ करने में। पॉलिटिक्स का तो मतलब ये होता है कि आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें किसी की पॉलिटिक्स के हवाले से। तो एक तो मैं कभी भी उनकी सियासत से एग्री नहीं करता, और TLP हो या और भी उससे पहले बनी जमातें बहुत सी बैन हो गई, दोबारा दूसरे नामों से आ गई। एंड पाकिस्तान में एक जो ट्रेजेडी रही है कि हमारी जो मेन जो भी रूलर्स रहे हैं, तो मेरा अपना तो मैं तो इस किस्म की सियासत के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मेरा ख्याल है बोलना भी चाहिए, क्योंकि जब हम डरेंगे, ज़्यादा लोग बोलते हैं तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप बैन करने की बात करते हैं, और राना सनाउल्लाह के कहने पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं एग्री करूँगा कि राना सनाउल्लाह बिल्कुल ये TLP की जगह PTI कह के उस पहले बातें करते रहे हैं कि वो जब भी जुलूस, हम पूछते थे कि भाई आप इनको क्यों नहीं जुलूस निकालने देते, क्यों नहीं रैली करने देते, तो वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, ये दहशतगर्दी करती है PTI। सो राना सनाउल्लाह हाँ बिल्कुल फ्री फेयर तरीके से पाकिस्तान के कानून के हिसाब से बनता है उन पर, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल फॉलो कर। से बट यू हैव योर ओन ओपिनियन, यू हैव सीन TLP ने क्या क्या किया है। मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल भाई, देखें क्योंकि राना सनाउल्लाह का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना, बिकॉज TLP इज अ वेरी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब, और उसने बहुत से उसके वोट्स के, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ राना सनाउल्लाह, इंडिपेंडेंट ऑफ PMLN बैन लगता है तो बिल्कुल बैन लगाना चाहिए, और उसका तरीक़ेकार जो भी कानून में दिया हुआ है उसको फॉलो करें और उस पर आगे अपना कदम बढ़ाएं और हिम्मत भी शो करें। और मैं यहाँ अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कुछ PMLN के मेरा ख्याल वज़रा हैं, कुछ लाइक तलाल चौधरी, जिन्होंने बड़ी करेज दिखाई के इस सारे सिचुएशन। राइट, सो फवाद चौधरी साहब, PTI के दौरे हुकूमत में किया गया बैन TLP को, बट मोर और लेस हमने ये देखा है कि आप जमात को बैन करें वो किसी और नाम से आ जाएगी, उसका जो फैक्टर है आइडियोलॉजी है वो कायम रहेगा। सो इज दिस द सोल्यूशन? नहीं, देखिए जहाँ पे नहीं आने देते वहाँ पे नहीं आने देते। यानी अल्ताफ हुसैन MKM बैन की है, आप देख लें नाम भी वही रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं आने दिया अल्ताफ हुसैन को। ये तो नीयत पे है ना कि नीयतें क्या हैं आपकी। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में आप जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हों, आप जिस भी आपकी एथनिसिटी जो भी हो, आप जिस सूबे से हों, जो भी है, मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान की कौम की तरफ से जो उन्होंने ये इक़दाम लिए हैं, और आई होप फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। देखिए बात यह है कि आपका प्रॉब्लम ये है कि ये पुरतशद्दुद पार्टियां हैं। कोई रियासत ये अफोर्ड नहीं करती कि वो अपने जो राइट ऑफ वायलेंस है उसको जो है वो प्राइवेटाइज कर दे और उसको जो है वो आगे देना शुरू कर दे, जत्थों के हवाले करना शुरू कर दे। ये कोई भी रियासत जो है अफोर्ड नहीं करती, और इसीलिए पाकिस्तान की रियासत ने ये जो इक़दाम उठाए हैं ये बहुत अप्रिशिएबल है। सो पहली बात तो यह है कि विदाउट एनी इफ एंड बट आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये ज़ुबैर साहब की तनकीद बिल्कुल सही है। जब आप मेन स्ट्रीम पोलिटिकल ओपोनेंट्स को
इस तरह के मजहबी जत्थों के साथ मिला देते हैं या कोशिश करते हैं कि वो भी हो, उससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है। और इसीलिए लोग जो है, और अभी आपने भी ये सवाल किया कि ये हो जाएगा इम्प्लीमेंट, लोग डरते हैं। हमें भी कहा गया कि आप जाएं और आप कहें कि ये होगा वो होगा, हमने आके पोजीशन, मैंने तो उस दिन तलाल को और ये कहा तलाल को कि ये हमेशा गवर्नमेंट और ये कर देते हैं कि आप जाके स्टैंड ले लें और पीछे मुड़ के आप देखें तो कोई खड़ा भी नहीं होता। तो हमें भी, हमारे साथ भी यही हुआ कि आप जाएं ये करें और पीछे देखा तो कोई खड़ा ही नहीं था। आई रिमेंबर दैट, यू वर द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो आप ये बताइए, और अगर आपने ये स्टैंड नहीं लेना, लेकिन खैर हम तो अपनी कन्विक्शन की वजह से खड़े थे और बहुत जो है वो मुश्किल हालात में पार्टी नहीं खड़ी थी उस वक्त चौधरी साहब। नहीं, पार्टी में तो देखो ना, प्रॉब्लम ये है प्रिया कि हर पार्टी के अंदर ये पार्टी का इशू नहीं है। पाकिस्तान मतलब अगर आपकी नेशनल असेंबली में इतने लोग हैं जो कहते हैं कि 10 साल की बच्ची जो है उसकी शादी करवा दो, 8 साल की बच्ची की शादी करवा दो, तो आप मुझे बताएं आप इसमें किस पार्टी को ब्लेम करें? यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े जो ये 2025 में अगर इस तरह की जाहिलाना बातें अगर आपको सुनने को मिलें तो फिर उसके ऊपर आप क्या बातें करेंगे? ये लोग पाकिस्तान को एक खौफनाक ट्राइबल सोसाइटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम जो मौजूदा आर्मी चीफ है या एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके ऊपर क्लियर है कि ये नहीं होना। राइट। सो क्योंकि जिक्र हो ही गया है आर्मी चीफ का, आपने देखा होगा जुबैर साहब कि इंटरनेशनली भी बहुत जिक्र हो रहा है सब पाकिस्तान US के बेहतरीन ताल्लुकात का। मैं आपको CNN की कुछ एक्सेप्ट पढ़ के सुना देती हूँ। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका और भारत के माबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताउन भी बढ़ रहा है। ये जो माशी ताउन बढ़ने की बात है, इकॉनमी वाइज भी आप बेहतर अंदाज में समझते हैं। अमेरिका और चीन दोनों के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं इस वक्त पाकिस्तान के। सऊदी अरब के साथ भी दिफाई मुआहदा है। ये मटीरियलाइज होगा पाकिस्तान के मईशी फ़ायदे में? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो है ही नहीं। या आई मीन मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो कंट्रीज गई हैं फ्रॉम लो इनकम टू मिडिल इनकम या उससे ऊपर, उन्होंने 2 चीज़ें फंडामेंटल की हैं। स्पेंड मनी ऑन देयर पीपल इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सेक्टर्स, और दूसरा इन्वेस्टमेंट। अब पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट रेशो फॉर एग्जांपल 12% है। मिडिल इनकम कंट्रीज और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज का 30% है। अभी आप जब तक वो एक बड़ी फंडामेंटल सी चीज़ है ना, एक वो चीज़ नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द एंटायर रीजन, बल्कि टैक्सेस हमारे जो हैं वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं फॉर इंडस्ट्री। इसी तरह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दूसरी है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब यूरोपियन कंट्रीज वगैरह के मुकाबले में। अभी कैसे मतलब बिजनेस करेंगे? द सिचुएशन राइट नाउ इज कि ये सबके बावजूद जो भी हो रहा था, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, अमेरिकन कंपनीज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फाइजर और दूसरी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बंद करके जा चुकी हैं। सो ये जो कहना, और दूसरी बात ये है, देखें रियलिटी क्या है पाकिस्तान के कौम के लिए। रियलिटी एज ऑफ टुडे, अब ये हो जाएगा तो ये हमें 70 साल से हम सुन के हमारे कान पक गए। बेहतरीन हालात थे हमारे जब मुशर्रफ साहब थे, बेहतरीन। अमेरिका के साथ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट होता था। क्या हुआ? अवाम को क्या मिला? 4th वर्स्ट पासपोर्ट है एज ऑफ टुडे। आप धक्के खा रहे हैं आपके अवाम। 4th वर्स्ट पासपोर्ट। जाहिर है जो एलीट है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसको क्या, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 24%। That is at its worst level in our history. Investment ratio is 51 years का lowest है। आपका GDP growth worst 3-year average है पिछले 70 साल। तो ये कहना कि जी कल ये हो जाएगा, कल जब हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि वो फंडामेंटल स्टेप्स आपने उठाए हैं। आप मलेशिया की एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। आप कभी सुनती है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर को रेड कार्पेट ट्रीटमेंट ओवल ऑफिस में दिए? कभी आप सुनती है मलेशिया ने ये कर दिया, ये मार्का मार? इट इज एट पीस इंटरनली एंड इट्स एट पीस विद इट्स नेबर्स। रिजल्ट क्या है? 12th बेस्ट पासपोर्ट है, टाइड अप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जीडीपी ग्रोथ देख लें, पर कैपिटा इनकम देख लें, उनकी एजुकेशन 98% लिटरेसी रेट है, हमारी 60% ही नहीं पहुंच रही है 70 साल के बाद। नंबर्स तो देखें ना, 40% बच्चा स्टंटेड है। तो ये ना हेल्थी बच्चे पैदा कर रहे हैं, ना आप एजुकेटेड
बच्चों पैदा कर रहे हैं, तो आप कैसे एक से तरक्की होनी शुरू हो जाएगी? कैसे तरक्की? जस्ट बिकॉज के फील्ड मार्शल को बहुत लाइक करते, बड़ी अच्छी बात है, आई एम नॉट अगेंस्ट creating good relations, especially with the superpower, but that has to be translated. If you don't do the basic internal things to fix your own society, your own economy, your own education, your own tax system, energy system, your health system, nothing will happen. Right. Fawad sahab, by the way, just a last word on that. Just a last word. पिछले 3 साल में हमारी स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ हैज गॉन डाउन, इट इज कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन। जो सबसे फंडामेंटल चीज है, जो वर्ल्ड बैंक भी कहता है, यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं, आप इमरजेंसी लगाएं इस पर। राइट। फवाद चौधरी साहब, आप भी पाक यूएस रिलेशन को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, हालात बेहतर हुए हैं, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जुबैर साहब ने बातें की हैं वो तो हमारे इंटरनली करने की हैं ना, वो तो हमें करनी ही चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में सच्ची बात यह है कि ये तो एक पाकिस्तान का शायद ख्वाब ही था ना कि एक ऐसा वक्त आए कि जब हमारे अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे हों, इंडिया से, ये चाइना से भी ताल्लुकात अच्छे हों, सऊदी अरेबिया से भी अच्छे हों, ईरान से भी अच्छे हों। तो ये बड़ा रेयर आई वुड से कि एक वक्त है। अब इसमें कई फैक्टर्स हैं। नरेंद्र मोदी की अपनी बेवकूफ़ी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें उसका फ़ायदा हो गया है। जो भी हालात होते हैं वो तो जाहिर है। अभी मलेशिया की एग्जांपल दे रहे थे जुबैर साहब, लेकिन देखिए ना, मलेशिया को ये भी तो एडवांटेज है ना कि उनकी ईस्टर्न सरहद के ऊपर इंडिया नहीं है और वेस्टर्न सरहद के ऊपर अफगानिस्तान नहीं है। तो हम तो प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी होते हैं ना अपने इन सारे मामलात को लेके। तो ये भी तो एडवांटेजेस हैं जो उन मुल्कों को हासिल हैं। बहरहाल हमें, मेरा ये ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ा आइडियली प्लेस है इंटरनेशनली, और डिप्लोमेटिक कामयाबियां तो बहुत लंबी सीरीज है उनकी, जो भी जिन भी वजूहात से है। अब असल में थोड़ा ये ज़रूर होना चाहिए कि इसको कंसोलिडेट करने के लिए जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में ठहराव आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। और ये एक तासुर ये बन गया है कि जब हर चीज़ डंडे से ठीक हो सकती है तो फिर पॉलिटिक्स की क्या ज़रूरत है। ये एक बेसिक इस वक्त फ्लॉ सारी की पॉलिसी में ज़रूर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एक होना चाहिए ना, इस सारे जो ज़बरदस्त चीज़ें बाहर हुई हैं, जो असर अंदर होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आता। बिकॉज पॉलिटिक्स जो है ना पाकिस्तान के अंदर बड़ी वॉलेटाइल है और पाकिस्तान बहुत डिवाइडेड है। इस चीज़ को ऊपर जो है वो असर करने की ज़रूरत है। बाकी तो आई थिंक वी आर ग्रेटली प्लेस्ड। राइट, थैंक यू सो मच gentlemen for being on the program. We'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाले 13 घंटे तवील मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं। दोनों ममालिक ने फौरी जंग बंदी पर इतफाक कर लिया। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर ने की, जबकि तुर्किया ने सालसी का किरदार अदा किया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वो देरीना और वाज़ेह मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है जिसमें अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की हर किस्म की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का तकाजा किया गया है। इस मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। फरीकैन ने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि तयशुदा निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। बातचीत का अगला दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में मुनक्किद होगा। कतर की वजारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान दोनों फरीकैन ने न सिर्फ जंग बंदी पर इत्तफाक किया बल्कि दो तरफ़ा अमन व इस्तेहकाम के लिए एक मुस्तकिल मैकेनिज़्म पर भी रजामंदी ज़ाहिर की। ये पेशरफ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब यकीनन एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मुआहदा सरहदी कशीदगी के मुस्तकिल खात्मे की बुनियाद रख देगा। अफगान हुकूमत के निगरान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच है। जबकि एबटाबाद में काकूल अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल को रोके। लेट्स वॉच है। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij
as hired guns, exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces with the सिपहसालार सईद आसिम मुनीर ने भारत पर वाज़ेह किया कि जौहरी ताकत होने की वजह से दोनों ममालिक के माबैन जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी फ़िज़ाहिया और बरी फ़ाज की नाकामी के बाद ऑपरेशन सिंदूर की मुबैना कोट एंड कोट कामयाबी का सेहरा अब वो कह रहे हैं कि नेवी के सर पर डाल दें। नेवी भी परेशान है कि ये किस तरीके की एक स्टोरी उन्होंने बना दी है, बार बार झूठ प्रोपेगेट कर रहे हैं। शायद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को ये इल्म हो गया कि उनकी फ़िज़ाइया और बरी फ़ाज तो ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम रही है, तो हो सकता है कि शायद नेवी ने कोई कामयाबी हासिल कर ली हो, इसीलिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेट्स वॉच है। General Ghulam Mustafa and Air Commodore Khalid Chishti, thank you so much gentlemen for being on the program. I'll start with you General साहब, बहुत इम्पोर्टेंट है ये मुआहदा। तालिबान ने साइन तो कर दिया, मान तो लिया, लेकिन विल इट बी पॉसिबल फॉर देम कि टीटीपी जैसे ग्रुप्स को वो फाइनली कर्टेल कर सकें? देखिए, मुआहदा हो गया, अच्छी बात है, और पाकिस्तान का ये हक तस्लीम कर लिया गया कि भी पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान उसका जवाब देने का हक रखता है और कर रखेगा इंशाल्लाह। जहाँ तक इसके मुआहदे की इफेक्टिवनेस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हमें पहले दोहा मुआहदे को भी देख लें कि उसकी पहली शक्ल यही थी, और तालिबान ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इसका इज़हार किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दें। उसके बावजूद तो जिस तरह अभी चीफ भी कह रहे थे, हम सब लोग बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि ये बात समझ जानी चाहिए कि तालिबान रजीम जिस वक्त है, ये इनके लिए एक किस्म का मौका है कि वो पाकिस्तान को उस स्टेज पर लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी हर वो बात तस्लीम कर ले जो शायद पाकिस्तान कभी भी तस्लीम ना करेगा। इसको अल्लाह करे ये मुआहदा कामयाब हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अफगानिस्तान को है इससे, क्योंकि अफगानिस्तान ही की ज़रूरत है कि उसको रीबिल्ड किया जाए, वहाँ पे तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ। उसके साथ पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अगर तालिबान का ये ख्याल है कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके खुद चैन से रह सकेंगे, तो ये भी नहीं होगा। ये तो दोनों का जो पीस है वो और अमन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान अपनी कोशिश हत्ता मकदूर कोशिश कर चुका, अभी ये मुआहदा जो आया है इसमें हमें कोशिश और हमें दुआ करनी चाहिए कामयाब हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे इस बात का डर काफ़ी हद तक है कि ये मुआहदा ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि तालिबान को कोई अगर मना सकता है तो वो ताकतें मना सकती हैं जिनका तालिबान के ऊपर जोर चलता है, और जोर सिर्फ चंद डॉलर्स का नहीं है, क्योंकि उसको ट्रंप भी तो उनको 3.5 बिलियन डॉलर्स सालाना दे ही रहा है उनको, और भारत भी काफ़ी पैसा दे रहा है। तो कोई ऐसी मैकेनिज्म जो तालिबान को घुटने टेकने में मजबूर कर सके वो हो तो फिर बात बनेगी इसमें। कतर के वेरी गुड इंटेंशंस, तुर्की की बहुत अच्छी इंटेंशंस है, सब कुछ है, लेकिन क्या ये दोनों ममालिक इतना क्लाउड रखते हैं कि कल को अगर तालिबान इस मुआहदे से फिरें या कुछ ऐसी बात हो तो वो इसको मना सकेंगे इनको? ठीक, राइट। सो चिश्ती साहब, व्हाट डू यू थिंक, विक्ट्री है पाकिस्तान की? बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि आपकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है हमारे ख़िलाफ़, आप इसको रोकें। इन राइटिंग तो दे दिया उन्होंने, अब अगर नहीं होता ऐसा तो वी हैव द राइट टू स्ट्राइक। बहुत शुक्रिया फ्रिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, इसके अंदर हमारी तरफ कुछ प्लस हैं, कुछ इसके ख़िलाफ़ भी हैं। जो इस कामयाबी के जो प्लसेस हैं वो पहले मैं बात कर देता हूँ। वो ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज किया तालिबान की हुकूमत पर कि हम आपसे कोई कीमत लेंगे, अगर हम जनाजे उठाएंगे तो आपकी तरफ भी ऐसा ही होगा। पहली बात तो ये है, और हमने अपना रिजॉल्व शो किया है और अपनी टॉलरेंस की एक लिमिट बता दी है। अभी तक हम सर जब भी डिप्लोमेटिकली इंगेज करते थे, पिछले 6 महीनों में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और जो सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं
वो 5 दफ़ा मिल चुके हैं कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जगहों पर अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर से। लेकिन जाहिर है उस वक्त ये तो हमें पता है कि वर्बली कहा गया था और कहा जाता रहा है, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। उसका असर ना होने की वजह यही थी कि उनको कीमत नहीं पता थी। एक तो कीमत हमने चुकवाई उनसे इस दफ़ा कि आपको कुछ कीमत आपको भी देनी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा, हमने एक हौसला और हिम्मत दिखाई है जो दूसरा हमारे फेवर में जाता है, और हमने ये किया है कि हमारी स्ट्राइक की कैपेबिलिटी आप देख लें, हमारी जितनी हम आपसे पनिशमेंट देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, नॉट टू बाय चॉइस। ये मैं रिपीट करता चलूं कि हमने बाय चॉइस नहीं किया, एज एन ऑब्लिगेशन किया है, क्योंकि जो शहीद होते हैं और जनाजे हम उठाते हैं उनका हम पर कर्ज होता है, और जनाजों के कर्ज के बाद उनकी फैमिलीज़ का भी कर्ज होता है। और मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ, एज अ फाइटर पायलट अगर मेरी 35 साल का करियर था तो सबसे मुश्किल वक्त वो था कि जब मैं 21 साल का एक जवान फाइटर पायलट जब शहीद हो गया तो उसकी डेड बॉडी उसकी फैमिली के हवाले, उसकी वालदा बहनों के हवाले करने गया था। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि वो कितना मुश्किल लम्हा होता है। और पाकिस्तान आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और सिविलियंस के बारे में रोज़ाना ऐसा हमें वाक़यात देखने पड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात जो हमारी फेवर में गई है वो ये है कि हमने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इसको क्लोज किया था। ये हमारे एडवांटेजेस हैं। आम तौर पे देखिए, जो ख़ास तौर पर जब आप टेररिज्म के खिलाफ कर रहे होते हैं और इस तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर के खिलाफ कर रहे होते हैं, और जो ऑपरेशन करता है ऑफेंसिव, वो सीज़फायर नहीं करता। और ना करने की वजह यह है कि गुरिल्लाज को रीलोकेट करने की, अपने हाई एसेट्स को रीलोकेट करने की, अपने आप को ट्रुप्स को रीडिप्लॉय करने की और बैकवर्ड जाने की, रीग्रुपिंग करने के मौके मिल जाते हैं। पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को तो ये मौके नहीं चाहिए थे, उनको चाहिए थे। इसके बावजूद इन्होंने बेहतरी समझते हुए इस अमन के लिए, जो कि मैं हमेशा फेवर करता हूं कि हम 2 फ्रंट नहीं लड़ना चाहिए, हमें ये हमारी चॉइस नहीं है, हमारे दुश्मन की चॉइस ज़रूर है, तो ये भी एक हमारी फेवर में गया है। जो नेगेटिव जाता है हमारे, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे खिलाफ, इस एग्रीमेंट के खिलाफ। जो जनरल साहब भी कह रहे थे कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है क्योंकि इंस्टेबिलिटी उधर कैश लाती है। मेरा मानना ये है, अगर स्टेबिलिटी होगी तो फिर इनको पैसे कौन देगा? अगर स्टेबिलिटी और गवर्नेंस अच्छी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाए, तो लोग इस तरफ नहीं देखेंगे। ये लोग तवज्जो लेने के लिए मुख्तलिफ ममालिक, बहुत सारे सेगमेंट है, उस पर अलग एक प्रोग्राम हो सकता है शायद, कि चाइना का इन्फ्लुएंस है, रशिया का इन्फ्लुएंस है, इंडिया का इन्फ्लुएंस है, मिडल ईस्ट का इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, और पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस है। जब इतने की प्लेयर एक ही, जिसको कहते हैं ना, डिश में अपना अपना हिस्सा लेने के लिए हुए हैं, तो इंस्टेबिलिटी से ये लोग पुश एंड पुल करके प्राइस अपनी लगवाते हैं। अगर वो स्टेबिलिटी हो जाए तो उनको प्राइस नहीं मिलती। दूसरे लफ्जों में मैं कहना चाह रहा हूं कि उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे, और अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उनका काम चलता रहेगा। तो जहां पर तक बात है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जीरो टॉलरेंस वाला तो एलिमेंट मैं नहीं देख रहा कि अफगान हुकूमत जो TTA है, जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, वो कह दे कि जी हम तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए, ये ग्रुप एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हैं। ये विन विन सिचुएशन, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस पे चलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, अगर कल तुम्हारे पास पावर आ जाए तो मुझे कुछ ना कहना। ये उस तरह चलता है, एक हद से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल, जिसको कहते हैं ना, उनके ऊपर हार्ड ऑन करें, उसके ऊपर के जी इनफैक्ट करें, कोई बड़ा सीरियस ऑपरेशन करें और कम बैक टू देम वेरी हार्शली, वो नहीं होने लगा। जिसकी वजह से इक्का दुक्का जरूर होंगे, लेकिन बहुत फर्क आना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को जो पहले एडवांटेज थी सपोर्ट करने की, खास तौर पर जब तक उनके कंट्रोल में चाबहार पोर्ट थी, ईरान के रास्ते वो सीधे अफगानिस्तान जाते थे। तालिबान को करज़ई के ज़माने में और अशरफ गनी के ज़माने में बड़ी मदद करते थे। अब वो चाबहार अमेरिका ने एक किस्म की उनसे वापस ले लिया या उनको छुट्टी करा दी वहाँ से। तो ये एक बात इस मायदे के हक में भी जाती है। बट ओवरऑल मैं मिक्स फीलिंग देख रहा हूँ। वी होप एंड प्रे, हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान का जो इन्फ्लुएंस हो कम से कम हो और ये मायदे को ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑनर करे। राइट, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, इंडियन एलिमेंट को तो हम नहीं इससे निकाल सकते। हमने देखा थ्रू आउट जब ये रहा है पाक अफगान टेंशन, उसमें इंडियन चैनल्स खुश थे। उससे पहले ऐलान किया जा रहा था कि हम दोबारा बदला लेंगे, हमारा बदला अफगानिस्तान लेगा। नेक्सस भी नज़र आया, सोशल मीडिया पे भी नज़र आया। सो जब आज फील्ड मार्शल से मुनीर ये कह रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान में फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंद के ज़रिए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है और उसको रोकना है, तो ये किस तरीके से मुमकिन है? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमने मुआहदा किया, बट भारत की तो वही थ्रेट मौजूद है। इसलिए मैं जो अपने शकूक का इज़हार कर रहा था ना, इसीलिए कर रहा था क्योंकि जो इस सारे मसले की जड़ है, जब तक उसको तकलीफ नहीं पहुंचेगी, जब तक वो अपना हाथ पीछे नहीं खींचेंगे, जब तक उनको हम
किसी तरीके से नहीं रोकेंगे या दुनिया उनको नहीं रोकेगी, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए मसाइल यूं के तूं रहेंगे। क्योंकि देखिए वहाँ पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब वो बाकायदा जो उनकी पानी का सो कॉल्ड जो है उसको उनको पता है कि भाई ये पाकिस्तान की बहुत सेंसिटिव मसला है। वहाँ पर भी उस सेक्टर में भी भारत के सदर सरगर्म अमल है। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने गार्ड्स नंबर 1 डाउन ना। नंबर 2, पाकिस्तान इस जो कुछ भी हो रहा है ईस्टर्न फ्रंट से अपनी नजरें ना हटाए, क्योंकि इस सारे हंगामे में अगर कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है तो चूंकि मुझे तालिबान पे इतना यकीन नहीं है इस रजीम के ऊपर, ये किसी वक्त भी दोबारा सर खड़ा कर सकते हैं और हमारे लिए वेस्टर्न बॉर्डर को हिट कर सकते हैं। हमारे आई एग्री विद खालिद कि भाई वी डोंट वांट एंड वी एक्चुअली वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर टू फ्रंट वॉर। आज की बात नहीं है, मैं तो 60 से हम लोग इसको तैयारी करते रहे हैं, लेकिन ये वो ऐसा नहीं है कि जो हमें पसंद हो या हमें बस चॉइस हमारे चाहता है, लेकिन ये है कि वी हैव टू बी रेडी एंड फ्रैंकली द कॉस्ट दैट द तालिबान हैव पेड सो फार, अपेरेंटली तो उनको ये तकलीफ हुई है इस बात से, लेकिन उनको तकलीफ ज़्यादा इस बात से हुई है कि उनको जो अफगानिस्तान के जो अवाम है उनको ये पता चल गया कि तालिबान अब उस इफेक्टिवनेस इनकी इतनी नहीं है कि ये अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क इनको चार दौलत को रोक सकेंगे पाकिस्तान को। इसलिए वो कुछ ना कुछ तो नहीं करना था, उन्हें कर लिया इस चीज़ को। लेकिन मुझे जो हमेशा से और फिर तो पहले भी बहुत माहदे हुए हैं, पहले भी बातचीत हुई है इनसे और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई है पाकिस्तान इनसे बातचीत, और पाकिस्तान इनके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है अफगानिस्तान के लिए और जिसकी खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं इसका। लेकिन यह कि अफगानिस्तान में ये जो रजीम है, क्या इसको ये बात समझ आ जाएगी, क्या उनको ये समझ आ जाएगी कि उनका जो अमन है उनके लिए कितना ज़रूरी है, और डेफिनेटली पाकिस्तान की ज़रूरत तो है ही है। तो ऑल सेड एंड डन, ऑल पॉजिटिव्स ऑन वन साइड, बट दिस वन जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, जो इन लोगों ने बहुत एफर्ट से क्रिएट किया है, और इसमें पाकिस्तान का रोल मिनिमल है, और ये इन लोगों ने बड़ी एफर्ट से जो ट्रस्ट डेफिसिट है, हम जैसे लोग फ्रैंकली मतलब हम इनके सपोर्ट करने वाले में थे इनमें से, लेकिन हैविंग सीन देयर एटीट्यूड और सीन जो कर रहे हैं उन लोग, हमें इस बात की मतलब बाकायदा बहुत ज्यादा दुख भी और तकलीफ भी है इस चीज, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ दाव पे लगाया इनके लिए। राइट। सो एकमरुल चिश्ती, भारतीय आर्मी चीफ हों या कमांडिंग ऑफिसर्स हों, मुसलसल ऑपरेशन सिंदूर 2 की वो बात करते हैं। अब उनका तमाम फोकस भारतीय बहरिया पर है। आपने जैसा कि देखा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भी आज भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद थे। सो नेवी के साथ क्या करना चाह रहा है भारत? देखिए, बहुत शुक्रिया। जब आप उनकी वीडियो सुनवा रहे थे तो मैं समझा कि पता नहीं कौन से ज़माने की है जिसका आज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। 2025 में इसे तो बिल्कुल ही नहीं है कि उनकी नेवी मैदान में आई नहीं। एक चीज़ मैं आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से जो मई में हुआ उससे पहले बता सकता हूँ। मैं एक अपनी डॉक्यूमेंट्री जो अपने चैनल पे मैं के सिलसिले में विजिट्स पर गया था एयर हेडक्वार्टर के भी, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले कोई मार्च अप्रैल में, उस वक्त दूर दूर नहीं हमें पता था कि ये कभी हो जाएगी। तो मैंने जब पूछा टारगेटिंग स्ट्रैटेजी, तो आप यकीन करें उन्होंने कहा कि हवा में एक टारगेट है, एक ज़मीन पर हमारा टारगेट है और एक समंदर में हमारा टारगेट है। टॉप प्रायोरिटी मैं बात कर रहा हूँ, प्रायोरिटी टारगेट की। हवा में है राफेल, ज़मीन पर है S-400 और समंदर में है विक्रांत। ये मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि विक्रांत ने वो हमारा मान बढ़ा दिया और पता नहीं क्या कुछ कर दिया, तो ये मैं बता सकता हूँ कि हमारा एक पूरा डेडिकेटेड, जिसको कहते हैं ना शूटिंग स्क्वाड, तैयार था विक्रांत के लिए। पाकिस्तान नेवी ने ज़रूर अपने ज़ाहिर है चैलेंजेस के लिए उसका इंतज़ाम किया था, उसको न्यूट्रलाइज करने का, लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने भी पाकिस्तान की बहरिया को अश्योर करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ब्लेसिंग से अगर जब भी विक्रांत हमारे करीब लाया गया कि जहां वो थ्रेट पोज कर सके, पीएफ उसको नॉकआउट करेगी हिट करके, वेल बिफोर हमें वो हिट कर सके। और यही वजह थी कि आपने देखा था कि वो पुल बैक करके सिर्फ लाए थे कुछ मील बाहर, जब ये पता लगा उनको कि पाकिस्तान नेवी भी फुल्ली अलर्ट है और पाक फ़िज़ाइया ने भी अपने एसेट समंदर की तरफ इस तरह डिप्लॉय किए हुए थे उन वेपन्स के साथ जिन्होंने इसको नॉकआउट करना था। ये भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। राइट, वेरी क्लैरिटी थी। विक्रांत देखिए, आज तक
जनरल साहब से पूछे, उन्होंने भी बड़ी वॉर गेम की होगी, मैं भी एनडीयू में पढ़ाता रहा और पढ़ता रहा, तो मुझे जब भी इंडियन एयरफोर्स या नेवी की तरफ से बनाया जाता था, हमें तो ये समझ नहीं आती थी कि विक्रांत का करें क्या। अगर नहीं निकालते तो पैसे क्यों खर्चे हैं कौम के पे, और अगर निकालते हैं तो हिट हो जाता है। तो ये डिलेमा जो हमें पीस टाइम वॉर गेमिंग में भी रहता है, इनको असल में भी रहा है, और हमने जज ठीक नहीं किया था, बिल्कुल ठीक किया था, गलत नहीं किया था। आप देखें कि कब निकला विक्रांत, कौन सी जंग में निकला, 65 की निकला, 65 में था नहीं, चले 71 में निकला, नहीं निकला, किसी और कॉन्फ्लिक्ट में निकला कभी इनका सी कैरियर, किसी तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर भी। तो ये हम क्लोज बॉर्डर एनिमीज हैं। ये उन लोगों के लिए होता है या उन मुल्कों के लिए होता है जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे अपनी फोर्स प्रोजेक्शन करनी होती है। अमेरिका करता है, जैसे फ्रांस करना चाहे अगर उसके एयरक्राफ्ट कैरियर ला के, अगर रूस करना चाहे, चाइना चाहे, थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे जो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू। आप नेबरिंग बॉर्डर पे आप समंदर में लाएंगे कैसे, और कितनी दूर जाके खड़ा करेंगे उसको, जब वहां रोकेंगे जाके तो फिर ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो बचेगा। तो ये इट्स ऑल ऑन द लाइटर नोट। मेरा ख्याल है वो मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दी है नेवी को, वो उनका कोई रोल ही कोई नहीं था, क्योंकि वो निकले ही नहीं है, तो उन्होंने सोचा होगा इनके भी जरा मोरल बढ़ा दिया जाए, जैसे एयरफोर्स ने खुद तो विक्रांत सही है, कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा कहीं ना कहीं। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यकीनन हमने थोड़ा सा लाइटर नोट पर प्रोग्राम को एंड किया, लेकिन सीरियस थ्रेट्स यकीनन मौजूद है पाकिस्तान की तरफ, एंड ज़रूरी है कि उसके ऊपर नज़र रखी जाए जैसा कि नज़र रखी हुई है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।